Relative atomic mass and atomic mass unit. Assalamu alaikum dear students. Hope so you are fine and doing well. My name is Sonia and you are watching my YouTube channel that is Bright World Academy. आज हम डिस्कस करेंगे relative atomic mass and atomic mass unit. यानी कि relative atomic mass यानी कि मास है, ठीक है, एटम का, ठीक है। हम लोगों ने इसको फाइंड करना है रिलेटिव एटॉमिक मास यानी कि एटम के मास को किस तरह हम लोग फाइंड करेंगे, ठीक है। फर्स्ट पे लिखा हुआ है रिलेटिव यानी कि किसी से रिलेट करके, किसी से कंपेयर करके हम लोग जो है उसको जो है फाइंड करेंगे। कैसे? अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देती हूँ। लाइक हमारे पास जो आपने आम लफ्ज़ों में देखा भी होगा जो तराजू होता है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो दो पैन्स होते हैं, एक इस साइड पर लगा हुआ होता है और एक इस साइड पे लगा होता है, ठीक है। अगर हम लोगों ने फॉर एग्ज़ाम्पल एक सब्ज़ी का मैस अगर फाइंड करना है, ठीक है, हम लोग जो वेजिटेबल लेने जा रहे हैं बाज़ार में, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं, अगर एक तराजू में हमें वो तोल के दे रहे हैं तो वो क्या करते हैं कि वो एक पैन में ना, अगर लेट सपोज़ आपने 1 kg सब्ज़ी लेनी है तो वो एक पैन में 1 kg जो है ना 1 kg स्टोन रख देते हैं, ठीक है, और दूसरी तरफ आपकी जो होती है वो वेजिटेबल होती है, ठीक है, वेजिटेबल रख देते हैं। अगर वेजिटेबल ज़्यादा हो जाए तो वो उसमें से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों जब इक्विलिब्रियम पे आ जाते हैं यानी कि दोनों पैन्स जब एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं, बराबर आ जाते हैं, तो उनको पता चल जाता है कि ये वेजिटेबल जो है ये 1 kg है, 1 kg है, ठीक है। वो कैसे पता किया इन लोगों ने? हमें पता है कि उन लोगों ने यहाँ पे एक स्टोन रखा जिसके साथ उनने इसको वेजिटेबल को कंपेयर करके देखा कि ये वेजिटेबल जो है ये 1 kg है, यानी कि इस 1 kg के साथ ये जो यूनिट था 1 kg, इस वेजिटेबल को उनने कंपेयर किया, यानी कि इस वेजिटेबल को जो है ना किसके साथ रिलेट करके, इस kg के साथ, यूनिट के साथ रिलेट करके, कंपेयर करके उनने वेजिटेबल का मैस कैलकुलेट किया, ठीक है। तो यानी कि ये जो वेजिटेबल है, ठीक है, उनने इसको क्या किया, रिलेट किया, ठीक है, रिलेटिव टू द मैस, किसके साथ इसने इनका मैस इस कैलकुलेट किया, इस यूनिट के साथ। तो ये जो यूनिट था जिससे मैस कैलकुलेट किया वेजिटेबल का, इसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। ये जिसके साथ जो रिलेट करके हम अपना मैस कैलकुलेट करते हैं ना, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक हो गया, स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। मैं एक बार लेट मी रिपीट इट, दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि लेट सपोज़ हम मार्केट में वेजिटेबल लेने गए हैं, ठीक है, तो वेजिटेबल का हम लोगों ने मैस कैलकुलेट किया। मैस कैलकुलेट करने के लिए वो दुकानदार क्या करता है कि वो साथ 1 kg का स्टोन रख देता है, ठीक है, 1 kg का वो स्टोन रख देता है, और जितना जब ये पैन दूसरे पैन के बिल्कुल आमने सामने आ जाता है, बराबर हो जाते हैं, तो इस तरह जो है हम लोगों का जो वेजिटेबल का मैस है वो कैलकुलेट हो जाता है। यानी कि उसने क्या किया, शॉपकीपर ने 1 kg के स्टोन से, ठीक है, वेजिटेबल को रिलेट करके जो है ना वो मैस उसका मेजर किया। तो 1 kg जो था बेटा, ये हमारा क्या था, 1 kg स्टैंडर्ड यूनिट। तो 1 kg को हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट। इसी तरह अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि हम लोग एटम के मास को कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये तो मैंने आपको जस्ट रियल लाइफ एग्जांपल दी है बेटा। एटम के मास को कैलकुलेट करने के लिए क्या होगा, अब हम लोग एटम के मास को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे लेट सपोज मेरे पास हाइड्रोजन है, मैं यहाँ पे हाइड्रोजन एटम तो नहीं रख सकती ना, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग हाइड्रोजन एटम, लेट सपोज एक पैन में मेरे पास जो है वो 1 kg स्टोन है, ठीक है, 1 kg स्टोन और दूसरे पैन में हाइड्रोजन एटम है। तो इट इज़ इम्पॉसिबल टू कैलकुलेट द एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन बिकॉज एटम जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और ठीक है, और kg जो हमारे पास यूनिट है ये बहुत ज़्यादा जो है वो लार्ज है। तो हमारे पास एटम बहुत ज़्यादा स्मॉल है, तो ये इससे इसका मैस कंपेयर नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी एटम को ही लेंगे, ठीक है, किसी एटम के साथ ही हाइड्रोजन एटम के मैस को हम लोग रिलेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। किसी ऐसे यूनिट को लेंगे, ठीक है, किसी ऐसे यूनिट को, किसी ऐसे एटम के यूनिट्स को लेंगे जिससे हम लोग हाइड्रोजन एटम का मैस इजीली कैलकुलेट कर लें। अब ये मैं दोबारा से बना रही हूँ, एक पेन ये हो गया हमारे पास, दूसरा पेन ये हो गया। अब इस पेन में लेट सपोज मैंने कार्बन 12 लिया है, क्या लिया है, कार्बन 12। अब बेटा आप लोगों ने याद रखना है कि कार्बन 12 क्यों लिया है, मैस ऑफ, क्योंकि मैस है कार्बन का 12। कार्बन के जो न्यूक्लियस होता है उसमें नंबर ऑफ़ प्रोटॉन 6 होते हैं और न्यूट्रॉन 6 होते हैं, तो ओवरऑल जो कार्बन का मैस होता है वो 12 होता है। क्लियर हो गया। तो हम लोगों ने एक पैन में जो है वो कार्बन 12 लिया और दूसरे पैन में भी मैंने कार्बन 12 लिया, तो ऑब्वियसली ये दोनों एक दूसरे के बराबर आ जाएंगे, इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे, तो हम कह देंगे इन दोनों ने अपना इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया। अब मैं यहाँ पे आपसे एक क्वेश्चन करती हूँ।
पहले ये सुने कि यहाँ पे दोबारा मैंने लिया कार्बन, ठीक है। अब लेट सपोज कि ये जो हमारे पास कार्बन था ना, ये वाला कार्बन, अब मैंने इनको छोटे छोटे पीसेस में यानी कि 12 पीसेस में डिवाइड कर दिया, ठीक है। 12 पीसेस में डिवाइड कर दिया। ये 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब ये समझें, लेट सपोज करें कि ये 12 पार्ट्स हैं, ठीक है। इसको हम लोगों ने 12 यूनिट्स में यानी कि 12 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कार्बन 12 को, और 12 यूनिट्स में। तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन इरेज होना चाहिए कि कार्बन 12 का मैस अभी भी कार्बन 12 है। येस, ऑब्वियसली कार्बन 12 का मैस कार्बन 12 है, क्योंकि हमने सिर्फ उसको ब्रेक करके उनके पार्ट छोटे छोटे पार्ट्स में यानी कि 12 पार्ट्स में जस्ट डिवाइड किया है, यानी कि 12 यूनिट्स में एज अ यूनिट बनाने के लिए, स्टैंडर्ड यूनिट बनाने के लिए हमने उनको डिवाइड किया। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ये मैंने ब्रेक कर दिया 12 को, ठीक है। और यहाँ पे मैंने कार्बन 12 रख लिया। अभी भी ये दोनों जो हैं वो इक्विलिब्रियम में होंगे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर हम लोग कार्बन को ब्रेक करके उनको यूनिट्स में डिवाइड कर दें, पार्ट्स में डिवाइड कर दें, फिर भी जो है कार्बन का मैस जो है वो कार्बन 12 ही रहता है, ठीक है बच्चों। अब जो है ना हमारे पास ये कार्बन 12 को मैंने क्यों छोटे यूनिट्स में ब्रेक किया, क्योंकि मैंने इसको स्टैंडर्ड यूनिट बनाना था। अब ये जो है ना ये केजी की तरह काम करेगा, जो कि बड़े यूनिट्स होते हैं, ठीक है। अब ये एटम के लिए जो है ना एज अ स्टैंडर्ड यूनिट कहलाएगा, ठीक है। ये मैं आपको सारा क्लियर करती हूँ कि कैसे जो है ये एज अ स्टैंडर्ड यूनिट कहलाएगा। अब लेट सपोज दोबारा मैं यहाँ पे पेन ले लेती हूँ, ठीक है। एक ये पेन हो गया, एक ये पेन हो गया तराजू का, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे मैं वापस से कार्बन 12 जो है वो मैं बनाती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये कार्बन 12 के हमारे पास यूनिट्स आ गए, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मेरे पास अब मैं ले लेती हूँ ऑक्सीजन एटम, ठीक है। समझो मैंने ऑक्सीजन का जो मैस है ना, एटॉमिक मैस ही हम फाइंड कर रहे हैं ना, रिलेटिव एटॉमिक मैस, तो समझे मैंने ऑक्सीजन को अब मैस फाइंड करना है। तो मैं कैसे फाइंड करूँगी बेटा, अब यहाँ पे कितने कार्बन के यूनिट्स पड़े हुए हैं, 12 हैं, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 12 हैं, लेकिन ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस कितना होता है ये आपको याद रखना होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक मैस जो होता है वो 16 होता है, तो यहाँ पे तो कम है, ऑक्सीजन तो ज़्यादा हैवी है, ठीक है। ऑक्सीजन क्या है, ऑक्सीजन ज़्यादा हैवी है, तो हम लोग यहाँ पे और ज़्यादा कितने और प्लेस करेंगे, 12 13 14 15 16, हम लोगों को 4 और यूनिट्स चाहिए कार्बन के, ताकि जो है वो दोनों आपस में बैलेंस आ सकें। तो यहाँ पे हम लोग 4 और डाल देंगे, ठीक है। 13 14 15 एंड 16। अब यहाँ पे कार्बन के 12 यूनिट्स रख लिए और यहाँ पे ऑक्सीजन 16। अब ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है बिल्कुल बैलेंस में आ जाएंगे। तो हम लोगों ने ऑक्सीजन को जो है वो रिलेट करके, ठीक है, कार्बन के यूनिट्स के साथ स्टैंडर्ड यूनिट जिसको हमने बनाया था, ऑक्सीजन के मैस को मैंने कैलकुलेट किया, इसको इसके साथ जो यूनिट्स रख के, ठीक है ना, कार्बन के यूनिट्स रख के ऑक्सीजन के मैस को मैंने रिलेट कर लिया और मैंने ये देख लिया कि ये जो है ये इक्विलिब्रियम में आ गया, ठीक है। तो ऑक्सीजन का मैस जो है ना हम लोगों ने रिलेटिव करके, कंपेयर करके कार्बन के यूनिट से कैलकुलेट किया, तो इसी चीज़ को हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मैस, ठीक है। एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं उनकी सोडियम की देख लेते हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। इसी तरह सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक मैस आपको पता है कि 23 है, ठीक है, आपको ये याद रखना होता है। और इसी तरह कार्बन के अगर यहाँ पे 12 यूनिट्स हैं तो ये इनफ नहीं है, ठीक है, सोडियम जो है ऐसे हैवी है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी हम लोगों के कार्बन का जो है वो 23 यूनिट्स रखने होंगे ताकि ये दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो इस तरह करके जो है वो एटम का मैस उस टाइम में कैलकुलेट किया गया था, फाइंड किया गया था, ठीक है। कि देखिए मैंने जैसे सोडियम के मैस को जो है वो रिलेट करके 23 यूनिट्स के साथ कार्बन के कैलकुलेट किया, जो कि हमारा स्टैंडर्ड यूनिट था कार्बन का, ठीक है। तो ये हमारा था रिलेटिव एटॉमिक मैस। क्लियर हो गया। तो ये जितना भी यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मैस का, ये सारा वही है, ठीक है। रिलेटिव एटॉमिक मैस का कहाँ गया, ये है, ठीक है। अब मैं इसके अलावा आपको बताती हूँ एटॉमिक मैस यूनिट क्या होता है, ठीक है। एटॉमिक मैस यूनिट क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मैस का तो आपको पता चल गया। अब एटॉमिक मैस यूनिट क्या होता है, इसी तरह बेटा जैसे हम लोगों ने पेन लिया था, अगर लेट सपोज यहाँ पे कार्बन के 12 यूनिट्स पड़े हुए थे, ठीक है, कार्बन के यहाँ पे 12 यूनिट्स पड़े हुए थे, इसमें से मैंने जस्ट एक यूनिट ले लिया, ठीक है, 1 यूनिट कार्बन का ले लिया, ठीक है। तो इसको मैं कहूँगी एटॉमिक मैस यूनिट,
लेट मी रिपीट इट, ठीक है। समझे, यहाँ पे जो भी एटम पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारे पास कार्बन के 12 यूनिट्स थे, लेट सपोज, ठीक है, 12 ही होते हैं, ठीक है, तभी वो एक मास बनता है कार्बन 12, ठीक है। तो यहाँ से मैंने एक यूनिट ले लिया, यहाँ से एक यूनिट मैंने उठा लिया, तो वो हमारा होगा एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। यानी कि मैंने 12वां हिस्सा, ठीक है, 1/12 पार्ट उठाया, यानी कि एक मैंने यूनिट उठाया ना, तो मैंने कहा कि 12 यूनिट्स में से मैंने एक यूनिट उठाया, ठीक है। और वो एक यूनिट जो था उसको हम क्या कहेंगे, एटॉमिक मास यूनिट। क्लियर हो गया। इसी तरह से अब ये हम लोग ऊपर आते हैं वापस, ये हमारा ऑक्सीजन का जो हमने किया था, कहाँ गया, हेरिस, ये है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या किया था कि ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास हमने कितना बताया था, 16 एटॉमिक मास था ना रिलेटिव एटॉमिक मास। तो बेटा बस 1 AMU हम लोगों ने एज अ 1/12 पार्ट ले लिया हम लोगों ने कार्बन का, तो यही हमारा 16 AMU ऑक्सीजन का मास जो है, ये भी रिलेटिव एटॉमिक मास यूनिट कैलकुलेट हो गया। तो यही होता है हमारे पास एटॉमिक मास यूनिट। इसी तरह जो नाइट्रोजन है और सोडियम है, सोडियम भी 23 कहलाएगा, 23 एटॉमिक मास यूनिट। तो बेटा यहाँ तक ये हमारा कॉन्सेप्ट था, ठीक है। मैंने आपको जो है इसके बारे में सारी डिटेल से समझा दिया है, होप सो आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है। और यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स का आपको टेबल में ना एटॉमिक मास दिया हुआ है, आपको नज़र भी आ रहा होगा कि हाइड्रोजन का दिया हुआ है, नाइट्रोजन का दिया हुआ है, ऑक्सीजन का, सोडियम का, ठीक है, एटॉमिक मास, ठीक है, रिलेटिव एटॉमिक मास दिए हुए हैं, ठीक है। और एल्यूमिनियम का, सल्फ़र का। क्लियर है। तो ये था आज का आपका टॉपिक। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।